नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आदित्य सत्संगी जी, बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। नमस्कार, वापस आपको और आपके दर्शकों को वापस बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। दो घटनाएं हम देख रहे हैं होते हुए। एक, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को नई दिल्ली आना था, इसकी बड़ी चर्चाएं थी कि 21 अगस्त को शायद पहुंचे। उसके बाद फिर शुरू हुआ कि ब्रिक्स समिट में चूंकि बुलाया हुआ है तो इसलिए हो सकता है ब्रिक्स समिट में आए। लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे खबरें चल रही हैं और कुछ ये भी चीज़ें तैर रही हैं कि साहब उनकी कुछ शर्तें हैं शेख हसीना के हवाले से, कुछ दूसरी उनकी चिंताएं हैं, अगर भारत उनको पहले एड्रेस करे तो उसके बाद वो आए। दूसरी खबर है कि शी जिनपिंग 2019 के बाद भारत आ रहे हैं, लगभग कंफर्म है कि वो ब्रिक्स समिट में आ रहे हैं। और जाहिर है भारत और चीन के बीच भी सीमा विवाद जो है वो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, जिसको लेकर के तनातनी भी होती रही है। लेकिन चूंकि दोनों देशों के बीच में व्यापार बहुत बड़ी मात्रा में होता है, व्यापक स्तर पर होता है, इसलिए जो सीमा से संबंधित या दूसरे मुद्दे हैं उनको हमेशा एक ठंडे बस्ते में डाल करके रखा जाता है। और जो तौर तरीका है चीन का कि कभी थोड़ा किसी मुद्दे को गरमा दिया, कभी किसी चीज़ पर बयानबाजी कर दी, कभी यूएनएससी में जो भारत में वांछित आतंकवादी हैं उन पर वीटो लगा दी, उनको डेजिग्नेट करने से रोक दिया। तमाम तरह की ये इस तरह की कारस्तानियाँ चलती ही रहती हैं उसकी तरफ से। तो दो डिग्निटीज़ के भारत आने और ना आने के प्रश्न पर बात करेंगे। और दूसरे, ये जो नूर खान एयरबेस जिस पर भारत ने अटैक किया था 7 मई 2025 को, और नूर खान एयरबेस के अलावा भी कई जगहों पर अटैक हुए थे, तो वहाँ पर बाद में पता लगा कि यहाँ तो अमेरिका का ठिकाना है। कुछ बड़े ठीक-ठाक हथियार यहाँ रखे हुए हैं अमेरिका ने, और वहाँ कुछ अपने सैनिक भी तैनात कर रखे हैं। तो ये सुनने में आया है कि टर्की के कुछ विमान वहाँ उतरे, कुछ ड्रोन की और कुछ दूसरे साजो सामान की सप्लाई उसकी तरफ से पाकिस्तान को हुई है। तो क्या ये भारत के लिए कोई चिंता का विषय है? इस पर भी चर्चा करेंगे। और एक विषय जो आप बता रहे थे उस पर भी हम चलते चलते चर्चा करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप क्या इस पूरे रीजन से बाहर निकलने की तैयारी कर चुके हैं? तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का भारत आना ना आना, ये जो हिचक है, ये जो शर्तें हैं, इसका मतलब क्या है? एक्चुअली जब कुछ होता नहीं है ना तो आप नखरे बहुत दिखाते हो। जब जेब खाली हो तो लोग नखरे बहुत दिखाते हैं। आई डोंट थिंक सो कि तारिक ये जो इनके जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी हैं, इनको कोई अब भारत के ऊपर डिपेंडेंट है। आप ऑयल के ऊपर, दे आर डिपेंडेंट ऑन इंडिया फॉर फूड। उसके बाद नेविगेशन के लिए आप डिपेंडेंट हैं इंडिया से। आप इंडिया के बिजली। नाविक सेटल बिजली के लिए बिजली। डिपेंडेंट है। तो सब कुछ के लिए तो आप इंडिया पे डिपेंडेंट है। प्लस आप स्पेशल परमिशन भी चाहते हैं कि हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं भारत से। इनके जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स है डिपेंड ऑन इंडियन कॉटन। तो मुझे लगता है जो इनकी मेन इंडस्ट्रीज हैं वो तो सारी, इनका जो बिगेस्ट एक्सपोर्ट है, जूट मार्केट जो एक्सपोर्ट है वो भारत है। तो आई डोंट नो व्हाट उनका नखरे कितने हैं। और द इकोनॉमी इज लेस देन द सेवन सिस्टर स्टेट्स ऑफ भारत। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से छोटी इकोनॉमी इनकी सबकी। तो आई डोंट नो इतने नखरे क्यों हैं। बट एनीवे, भारत को जो रिस्पेक्ट इनको देनी है वो दे रहा है। भारत को बोला, उनको बुलाया। फिर अभी राष्ट्रपति भवन, आपने मुझे न्यूज़ शेयर किया कि राष्ट्रपति भवन ने वो जो इनविटेशन की कम्युनिकेशन भी वापस ले ली, बिकॉज दे नॉट कमिंग। और इनको एक बात तो पता होना चाहिए कि दे आर सराउंडेड बाय इंडिया ऑन ऑल थ्री साइड्स। एक साइड, एक्चुअली ऑल फोर साइड्स। तो चाइना इनको क्या सप्लाई कर सकता है जो इंडिया उसको रोक नहीं सकता? व्हाट कैन दे डू? और ये इतना लैंड लॉक्ड कंट्री है, डिपेंडेंट ऑन इंडिया। तो स्ट्रेटेजिकली इम्पॉसिबल इनके लिए कुछ करना।
तो आई डोंट, इसमें कुछ लॉजिक दिखता नहीं है अदर देन वन, कि अमेरिकन ने इनको बोला होगा कि यू टेक सम स्टैंड, या जमात ने इनको बोला पाकिस्तान से यू टेक सम स्टैंड, क्रिएट सम डिफिकल्टी। अदर देन कोई और लॉजिकली आपको आउटकम नहीं दिखाई देता यहाँ पे। अदर देन दैट तो पूरी तरह से डिपेंडेंट है ये लोग तो। सो ये एक केस हो सकता है कि जहाँ पे जमात फ्रॉम पाकिस्तान एंड यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लोगों ने इनको बोला हो कि आप थोड़ा सा कोऑपरेशन बंद खत्म करिए भारत से, या चीन ने बोला हो। बट जो लॉजिकल पार्ट है, अगर वो अपनी पॉपुलेशन का वेलफेयर देख रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि उनका कोई भारत से नहीं आना, जबकि बुलाया गया है ब्रिक्स समिट में, एंड देन नॉट कमिंग, तो ये तो आई डिप्लोमेटिकली तो इनके लिए फेलियर हुआ एक्चुअली। इतने बड़े फोरम में बांग्लादेश को कौन बुलाता है, किस फोरम में कोई बुलाता है? सो एक फोरम में जहाँ भारत बुला रहा है, होस्ट कर रहा है, वहाँ पे मना कर रहे हैं, तो डजंट सीम वेरी लॉजिकल टू मी। लेकिन अब इन्होंने कंडीशन डाली शेख हसीना की। शेख हसीना इज प्रोटेक्टेड बाय इंडिया विद द हेल्प ऑफ बांग्लादेश आर्मी। ये बात कोई नहीं भूलना चाहिए। इट वाज ए बांग्लादेश मिलिट्री प्लेन विच फ्लू फ्रॉम देयर। और तो शेख हसीना इज अंडर प्रोटेक्शन ऑफ इंडिया, और इंडिया ने आज तक दलाई लामा को वापस नहीं किया, तो इनको वापस कर देंगे? आई डोंट थिंक सो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। तो ये तो होने वाला नहीं है जब तक कि इंडिया इंश्योर नहीं करेगा उनकी सिक्योरिटी, या फिर उनका प्रधानमंत्री बनने का वापस चांस हो। लेकिन अगर वो भारत से गई, उनको डेफिनेटली मार दिया जाएगा, डेफिनेटली फांसी पे चढ़ाया जाएगा, कुछ किया जाएगा। तो अंडर एनी यूएन कन्वेंशन और एनी कन्वेंशन शी कैन नॉट बी सेंट फ्रॉम इंडिया। उनके थ्रेट, उनकी लाइफ को डायरेक्ट थ्रेट है, और आर्मी चीफ तो उनके रिलेटिव है, तो वो भी मना कर रहे हैं। तो नाउ दे हैव आल्सो सीन। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश इज गोइंग इन फॉर अ कू विद इन 4 months। मुझे लगता है कि बांग्लादेश मिलिट्री विल फर्स्ट टेक ओवर द मैटर्स, और उसके बाद आई थिंक फ्रेश इलेक्शंस विल बी हेल्ड। और मुझे लगता है कि यूनुस के हालत भी खराब होने वाली है अगर इनको, अमेरिका तो वापस लेगा नहीं अगर वो एक्सपोज हो गए तो। अमेरिका कभी भी अपने सबूतों को छोड़ता नहीं जिंदा। सो आई डोंट थिंक सो। तो यूनुस के लिए भी बहुत खतरा है अब इस समय ना, क्योंकि दे ऑल हैव फेल्ड कलेक्टिवली। ये सब चढ़ के आए थे घोड़े पर कि भारत को अपोज करेंगे, बट मतलब वो होता है ना दिन में सपने देखना, उस टाइप का है। सो नाउ मुझे नहीं लगता कि, अब मुझे लगता है मिलिट्री कू इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इन बांग्लादेश। और मेरे को फिर वो दे रिस्टोर द डेमोक्रेसी, और इलेक्शंस होंगे प्रॉपरली, एंड आई थिंक शेख हसीना's पार्टी विल कम बैक। क्योंकि जमात से सब परेशान है, और शेख हसीना को भी समझ में आया है कि इन्होंने जितने सारे मदरसे खोले थे, ऑल मदरसे इन्हीं को काट रहे हैं। जितना भी स्टूडेंट का इन्होंने जो अवामी लीग, जो इनका जमात के विरुद्ध इन्होंने काम किया था, ऑल ऑफ देम आर हर्टिंग हर। तो अब सांप से खेलोगे तो सांप तो काटेगा आपको। एक हेडलाइन देखिए ना आदित्य जी, देखिए, मोहम्मद यूनुस के पापों की सजा भुगतेगा बांग्लादेश, आतंकी संगठनों के लहरा रहे झंडे, एक्सपर्ट की चेतावनी। और इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि इन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष रहते हुए ऐसे अपराधियों को जेलों से रिहा किया जो आतंकी गतिविधियों में जेल में बंद थे और सजा भुगत रहे थे। 2024 में शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद अंतरिम शासन में जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों में गिरफ्तार लोगों को रिहा किया गया, उससे पूरे देश में एक बड़ा बदलाव आया। एक्सपर्ट का कहना है कि बांग्लादेश में बीते 2 सालों में हुए घटनाक्रम से ऐसे संकेत मिलते हैं कि देश में उग्रवाद सिर उठा रहा है, और तारिक सरकार भी गंभीर नहीं दिख रही है, जो चिंता को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो वहाँ पर चरमपंथियों की कमी पहले भी नहीं थी, लेकिन अगर इस तरह के आतंकवादियों को भी जेल से रिहा किया गया है और उनके झंडे अब खुलेआम दिखाई दे रहे हैं, तो बांग्लादेश तो जो थोड़ा बहुत प्रोग्रेस कर रहा था शेख हसीना के समय, वो सब मिट्टी में मिलने वाला है। बांग्लादेश की प्रोग्रेस विदाउट इंडिया पॉसिबल नहीं है। और ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस को अगर देखें तो ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस ने हर जगह गड़बड़ी मचवाई है। और अभी मुझे जो रिपोर्ट्स दिख रही हैं कि जूट का एक्सपोर्ट यूके को सडनली बढ़ गया है।
तो ऐसा कैसा किया कि जूट सिर्फ यूके को ज़्यादा बढ़ा है? दैट मीन्स कहीं ना कहीं कमर्शियल डील इन्वॉल्व थी तारिक के वहाँ पहुँचने के लिए। और साथ में रोहिंग्या के इश्यूज में देखिए, बांग्लादेश एक ऐसा टेरिटरी है जिसको यूज़ किया जाता है फॉर जियो पॉलिटिकल पर्पजेज बाय द ब्रिटिश एंड द अमेरिकन्स। और ये बात तो सच है, सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए था, ये तो सच बात है। और सेंट मार्टिन आइलैंड में अब पता लग रहा है अमेरिकन को कुछ कर ही नहीं सकते। 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर कौन सा प्लेन उतारोगे वहाँ पे, क्या उतारोगे? और प्लस उसके विद इन स्ट्राइकिंग रेंज ऑफ म्यांमार आर्मी है जिसको भारतीय सेना सपोर्ट कर रही है। फिर उसके ऊपर आपका अराकान है, अराकान आर्मी को सीआई भी सपोर्ट करता था, चाइना भी सपोर्ट करता था, भारत भी सपोर्ट करता था। तो आई डोंट थिंक सो, ये सारे फेल्ड प्लान्स हैं विदाउट अगेंस्ट इंडिया। यूके का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हमेशा नेगेटिव तरीके से रहा है सिंस द टाइम ऑफ 47। एंड यूके के इन्वॉल्वमेंट की वजह से जमात उधर पहुँचती है। तो कहीं ना कहीं भारत को MI6 के ऑपरेशंस में चेक करना चाहिए उस एरिया में पूरा, क्या उनके सोर्सेज हैं। एंड देन उसके बाद सारी कुंजी यहाँ भी खुल जाएगी। और तारिक अनवर तो उन्हीं ने संभाल के रखा था पालतू लंदन में, फिर भेज दिया सही समय पे। तो दे हेल्प द अमेरिकन टू रिमूव द एम्बेरसमेंट, यूनिस एम्बेरसमेंट बन गया तो उन्होंने एक और को बुला लिया पालतू वहाँ से। सो एंड दीज पीपल आर कोई कोई तारिक, इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड देखिए ना, स्कैम आफ्टर स्कैम आफ्टर स्कैम, हाँ हाँ, बच्चे ये तो तो स्कैम है। भ्रष्टाचार की वजह से और बहुत सारी साजिशों की वजह से देश छोड़ करके भागे थे, ये कोई ऐसी थोड़ा। ऐसे ही। और ग्रामीण बैंक जो उनका ये है यूनुस का, हाँ वो तो हाँ, फ्रॉड फ्रॉड के एक परिकाष्ठा है। बिल्कुल और बिल्कुल। कुछ लोगों ने भारत में भी कॉपी किया था, वो तो मोदी जी ने आके कोऑपरेटिव लॉ डाल के ठीक कर दिया उसको। हाँ हाँ। दूसरे, अगर हम बात करें शी जिनपिंग की भारत यात्रा की, संभावित भारत यात्रा की, तो इससे क्या उम्मीद लगाई जाए? क्योंकि 2019 में लास्ट आए थे वो, तब मोदी जी उनको गुजरात भी लेकर के गए थे, कुछ और दूसरी जगहों पर भी लेकर के गए थे, शायद तमिलनाडु भी एक जगह लेकर के गए थे। और तब ये माना गया था कि भाई बड़ा फ्रूटफुल विजिट है, और जो दोनों देशों के बीच में दशकों से मामले लटके पड़े हैं, शायद उनको सुलझाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ें। लेकिन तब एक ऐसा उन्होंने कृत्य करवा दिया, गलवान में झड़प हुई, और उसके बाद करीब 4.5 साल का स्टैंड ऑफ रहा। गलवान में तो हमारे भी 20-21 जवान वीरगति को प्राप्त हुए, और उनके बारे में भी सुनते हैं कि काफ़ी मारे गए, लेकिन वो संख्या कभी बाहर आने देते नहीं हैं। तो इसलिए काफ़ी तनावपूर्ण संबंध थे, जो बाद में शायद ठीक हुए, मॉस्को के बीच में पड़ने की वजह से, पुतिन के बीच में पड़ने की वजह से। और शायद इन तीनों देशों की ज़रूरत भी थी। जब डोनाल्ड ट्रंप ने तरह तरह के टैरिफ लगा करके धमकाना शुरू कर दिया, तो तीनों राष्ट्र प्रमुखों के हाथ भी मिले, बीजिंग में SCO समिट में मिले थे। उसके बाद से थोड़ा रिश्ते नॉर्मल हुए हैं, दोनों देशों की सेनाएं भी पीछे आई हैं, लेकिन अभी भी कुछ कुछ इश्यूज तो रहते ही हैं आदित्य जी, आप जानते हैं उन चीज़ों को। तो क्या उम्मीद जताएं, क्योंकि द्विपक्षीय बातचीत तो होगी अगर वो ब्रिक्स समिट में भी आ रहे हैं तो। आई थिंक मुझे लगता है रेसिप्रोकेट करेंगे शी जिनपिंग, बिकॉज भारत भी गए थे SCO समिट में, भारतीय प्रधानमंत्री भी गए थे, तो उनको रेसिप्रोकेट वो करेंगे। देखिए, इस मामले में चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री प्रेडिक्टेबल है, वो इसको बंद नहीं करेंगे। और रही बात कि उसके जो गलवान में हुआ था, उसके लिए तो बहुत सारे उनके जनरल्स फायर भी किए गए हैं, 9 से ज़्यादा। भारत और चीन, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि विद द अमेरिकन एग्जिट, पेंडिंग की बॉर्डर इश्यूज रिजॉल्व हो, तो भारत और चीन एक साथ ही काम करने वाले हैं। इट इज़ गुड फॉर बोथ द कंट्रीज, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, जैसे हम लोग पहले से बोल रहे हैं कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी अमेरिकन ने बनाई थी, विद अमेरिकन हेल्प बनी थी, माओ को भी सपोर्ट अमेरिकन ने किया था टू क्रिएट दिस अल्ट्रा कंट्रोलिंग स्टेट। और वो इसलिए किया था कि इनको कंट्रोल करके इनकी पॉपुलेशन खत्म कर दी जाए, ये मेन पर्पस था उनका। एंड देन दे यूज चाइना एज ए मैन्युफैक्चरिंग बेस, ये इनके मेन पर्पस थे अमेरिकन के। और वो सब ऑब्जेक्टिव्स अमेरिकन ने अचीव कर लिए हैं। इनका पॉपुलेशन इज वेरी लेस देन व्हाट दे डिक्लेयर।
दूसरा, अमेरिका हैज बिकम रिच बिकॉज ऑफ चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग। अमेरिका तो पेपर छापता है, पेड़ पे छापता है, उससे पेड़ पे छाप के रियल गुड्स खरीद लिए। एंड नाउ चाइना इज ऑफलोडिंग अमेरिकन ट्रेजरी लाइक एनीथिंग। लास्ट वीक उन्होंने $26 बिलियन ऑफलोड किया है। तो मुझे लगता है कि चाइनीज प्रेसिडेंट आएंगे, ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है अगर रेसिप्रोसिटी होती है तो। अगर नहीं आएंगे इसका मतलब ये है कि भारत और पीओके का लड़ाई होने वाला है पाकिस्तान का, क्योंकि ओनली इन दैट सिनेरियो ही विल नॉट कम। और मुझे लगता नहीं कि सितंबर तक भारत कुछ करेगा ब्रिक्स समिट तक। सो तो आई थिंक मोर और लेस एशियन यूनिटी दिखाने के लिए और या फिर एक सॉलिडारिटी रखने के लिए ब्रिक्स मूवमेंट से ही विल डेफिनेटली कम, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले विषय पर, और विषय है डोनाल्ड ट्रंप धीरे धीरे इस क्षेत्र से एग्जिट कर रहा है, कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं, और वजह हाँ, क्या है? वेरी क्लियर। देखिए क्या है कि आपने देखा $40 ट्रिलियन क्रॉस किया है और डेली डेट बढ़ रहा है $5 बिलियन डे के हिसाब से बढ़ रहा है। और ये डेट इसलिए हो रहा है क्योंकि पूरी दुनिया का जो रिजर्व करेंसी स्टेटस है वो सब अमेरिका के ऊपर आ रहा है। तो अमेरिका हैज टू प्रिंट मोर डॉलर्स टू सर्विस द डॉलर्स, क्योंकि लोग खरीद रहे हैं। लेकिन डॉलर की जो वैल्यू बनती थी पेट्रो डॉलर से बनती थी। सऊदी और उधर से कोई तेल नहीं जा रहा है। जुलाई में जीरो ऑयल सेल्स, अगस्त में जीरो ऑयल सेल्स फ्रॉम सऊदी टू अमेरिका। तो पूरे एरिया से, तो मतलब पेट्रो डॉलर का मेन बेसिस सऊदी अरेबिया था। क्योंकि देखिए इसका जो वेनेजुएला का जो तेल है इट इज नॉट बड़ा हैवी तेल है, जो मैंने अभी तक स्टडी किया है। ओएनजीसी की रिफाइनरीज हैं और रिलायंस के पास उसकी कैपेसिटी है। तो रिलायंस देवास रिलायंस टू सेट अप ए रिफाइनरी इन अमेरिका फॉर रिफाइनिंग दैट ऑयल। नायरा को बुला नहीं सकते बिकॉज नायरा इज रशियन ओन्ड, बट दो कंपनीज है भारत की, जामनगर में नायरा एंड दिस। तो ये जो अब पेट्रो डॉलर भारत अमेरिका में 43 दिन का सिर्फ रिजर्व तेल बचा है, ओनली 43 डेज। इसका मतलब ये है कि पीपल आर नॉट सेलिंग टू देम इन डॉलर्स नाउ स्लोली। वो लोग बोल रहे हैं आप युआन में ट्रेड करो, जैसे अब सऊदी बोल रहा है मैं युआन में ट्रेड करूंगा, आप लोगों को युआन खरीदना पड़ेगा बिकॉज ही कैन बाय, दे कैन बाय मोर थिंग्स इन युआन देन इन डॉलर्स। अमेरिकन गुड्स एक्सपेंसिव। पहले जो बोलते थे कि हमारे वेपन्स खरीद लो, अब ईरान युद्ध के बाद हो गया कि उनके वेपन्स चलते नहीं है, सारे के सारे बेसेस डिस्ट्रॉयड। तो देर इज नो सप्लाई लेफ्ट फॉर अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स। मेन रीजन यही था अब्राहम लिंकन को वापस बुलाने का, कि वहाँ पे सप्लाईज नहीं है, फूड नहीं है। सो तो मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ ऑल दीज इंसिडेंट्स, अभी जो लास्ट एयरक्राफ्ट कैरियर था जो पैसिफिक में बेस्ड था इन जापान, वो अभी मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय हो रहा है। सो दैट मीन्स दे आर विड्रॉइंग फ्रॉम पैसिफिक। और लेकिन जब पैसिफिक से विड्रॉ कर रहे हैं तो दे आर ट्राइंग टू क्रिएट इंस्टेबिलिटी ताकि लोग इमीडिएटली पावर में ना आ सकें। लाइक फॉर एग्जांपल अगर वो ताइवान से विड्रॉ करते हैं तो दैट मीन्स ताइवान कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। साउथ कोरिया ने यूएस ट्रेजरी खरीदी नहीं तो उन्होंने नॉर्थ कोरिया की तारीफ कर दी एंड पुट सैंक्शंस ऑन साउथ कोरिया। सो साउथ कोरिया क्लोज्ड, ताइवान क्लोज्ड। और बीच में जापान की विजिट होती है डिफेंस मिनिस्टर की भारत में, और बात होती है जॉइंट डेवलपमेंट, डिजाइन इन जापान, मेक इन इंडिया, ये बात होती है फॉर शिप्स। क्योंकि हर चीज शिप का, ये पूरा खेल मैरीटाइम है, इट्स नॉट बिकॉज ट्रेड राउट्स का खेल है। अगर चाइना फॉर एग्जाम्पल, अगर चाइना मलाक्का स्ट्रेट पे कुछ एक्शन करता है तो भारत विल बी फोर्स टू टेक एन एक्शन देयर। अमेरिका विल नॉट बी फोर्स टू टेक एन एक्शन देयर, लेकिन भारत विल बी फोर्स टू टेक एन एक्शन देयर। तो इस तरह वो ऑफलोड करके निकलना चाहते हैं सब कुछ। एंड दैट्स व्हाई द रीजन है प्योरली इकोनॉमिक, क्योंकि लंदन अभी इंश्योरेंस को फंड नहीं कर रहा है फॉर द शिप्स, तो लॉयड इंश्योरेंस इज कमिंग आउट ऑफ द शिप्स। और लंदन की तरफ से जो गारंटी मिलती थी, बिकॉज सारी बैंक्स का पैसा लंदन जाता था एंड लंदन के थ्रू अमेरिका आता था, बट नाउ लंदन इज हैज नो ट्रस्ट लेफ्ट इन डॉलर, ये बोल सकते हैं। तो इसलिए इनको विड्रॉ करना ही पड़ेगा मुझे लग रहा है, और वो ये कर रहे हैं, बेसिस खत्म कर रहे हैं। डियो गार्सिया में पहले आ रहे हैं और फिर डियो गार्सिया से दे विल हैव टू मूव बैक, क्योंकि पर डे एक्सपेंडिचर ऑफ एन एयरक्राफ्ट कैरियर इज अराउंड $20 million पर डे।
महंगा होता है, उसको डिप्लॉय करना, 5,000 लोगों की सैलरी देना, ऑल दिस थिंग्स। और साथ में आप म्यूट पे हैं प्लीज। ये जो हर तीसरे दिन डोनाल्ड ट्रंप बयान दाग देते हैं कि बहुत जल्दी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका के पास होगा। वो अब डोनाल्ड ट्रंप के कमेंट्स पे भी हम लोग कितने सालों से हम लोग बात कर रहे हैं, अभी 2-3 साल से, कोई फायदा नहीं है, बिकॉज दिस डिस्कशन इज ओवर नाउ। वो चांस ही नहीं है कोई खोलने का। ऐसा हो गया कि आप गोवा के कोस्ट पे आप एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा कर दो, 30 किलोमीटर दूर या 200 किलोमीटर दूर, भारत अच्छी तरह ठोकेगा ना। 200 किलोमीटर फ्रॉम इंडियन कोस्ट लाइन कोई सेफ रह सकता है? कोई भी, देयर इज नोबडी सेफ। वहां तो नॉर्मल बैटरीज मारेंगी 48 किलोमीटर पे, तो नॉर्मल तोपे मारेंगी आपको, तो देयर इज नो चांस। तो इसलिए हॉर्मुज स्ट्रेट तभी बंद खुल सकता है जब चाइना चाहेगा और रशिया चाहेगा। ओनली चाइना एंड रशिया कैन फोर्स हॉर्मुज स्ट्रेट टू गेट ओपन। इसलिए अमेरिका को यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट बंद करना पड़ेगा। यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट बंद करेंगे, अब वो कर नहीं सकते हैं बिकॉज नेटो हैज टू डू इट, मतलब यूरोपियन कंट्रीज हैव टू डू इट, यूरोपियन कंट्रीज या यूके हैज टू डू इट। तो मतलब यूके ने बोला है कि इफ यू डू नॉट हेल्प अस इन यूक्रेन वी विल नॉट लेट हॉर्मुज कंटिन्यू, बेसिकली ये बोला है यूके ने। सो ब्रिटिश इंटेलिजेंस एक तरीके से भारत अमेरिका के विरुद्ध काम कर रही है, और जो स्ट्रैंग होल्ड है उनका रॉकफेलर्स का बैंक्स के ऊपर, अमेरिकन बैंक्स के ऊपर, बैंक्स लोन्स नहीं दे रहे। तो अब सोचिए ओमकार जी, दे आर इशूइंग ट्रेजरीज सही है। और कोई खरीद नहीं रहा है, तो फिर मनी प्रिंट करते हैं टू बाय देयर ओन ट्रेजरीज बैक। मतलब बाएं पॉकेट से आपने निकाला और पेपर प्रिंटिंग का पैसा लिया और दाएं में डाल लिया, वो उसकी जरूरत नहीं है, आपने डिजिटली प्रिंट करे हो मनी। सो इट्स ए वेरी वेरी, मतलब कि लॉजिक नहीं बन रहा है कहीं पर भी कि ये क्या चल रहा है। बस इतना ही बोलूँगा कि अमेरिका से इकोनॉमिक्स मत सीखे कोई भी, क्योंकि ये बड़ा अजीब सा सिस्टम है। अब देखिए जेडी वांस के 15 लेक्चर्स हो चुके हैं, आई एम ट्रैकिंग हिम 20 अराउंड 15 लेक्चर्स ही हैज गिवन, सेट कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिजर्व करेंसी है। और यहाँ तक बोला उन्होंने, आप लोगों को सस्ता खाने की आदत पड़ गई बिकॉज ऑफ रिजर्व करेंसी। और अमेरिकन ड्रीम क्या है? रोटी कपड़ा और मकान, यही बोल सकते हैं ना। योर ओन हाउस, यू हैव ए कार, यू कैन पे योर बिल्स, दिस अमेरिकन ड्रीम। तो वो ड्रीम ही लोग नहीं कर पा रहे। 16 to 20% ऑफ अमेरिकन एडल्ट्स, यंग एडल्ट्स आज कारों में सो रहे हैं। ये बहुत बड़ा नंबर होता है। वॉलमार्ट ये के पार्किंग लॉट्स में सो रहे हैं। ये यहाँ तक कि लॉस एंजलिस सिटी को ऑर्डिनेंस बनाना पड़ा कि अगर आप सिटी लिमिट्स में सो रहे हैं तो हम आपको जेल में डाल देंगे। और फिर ट्रम्प ने कल एक बड़ा अच्छा अनाउंसमेंट किया उन्होंने कि दे आर रीओपनिंग मेंटल असाइलम्स, होमलेसनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मतलब कि एक्सप्लोजन जो इनसाइड हो रहा है। अभी उन्होंने बोला कि अगर आप अपने बिल्स पे नहीं कर सकते दैट मीन्स यू आर स्टूपिड, ये बोला उन्होंने अमेरिकन को। नहीं, तो यहाँ तो देखिए ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत 4 करोड़ लोगों को घर बनवा करके दे दिए हैं। आई नो तो 40 मिलियन। अमेरिका की सरकार क्यों नहीं दे सकती? अमेरिका से देने नहीं चाहते ना, देना नहीं चाहते। जमीन का तो प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे तो खुला गो एंड मेक होम एनीवेयर यू वांट, सो मच लैंड देयर। सिर्फ 30 करोड़ लोग हैं, लेकिन देना नहीं चाहते बिकॉज रियल एस्टेट लॉबी इज देयर। अगर अगर ऐसे घर देना शुरू कर दिया तो प्राइसेस क्रैश कर जाएंगी। प्राइसेस क्रैश कर जाएंगी तो ये लोग टैक्स कैसे कमाएंगे? गवर्नमेंट टैक्स कैसे कमाएंगे? टैक्स नहीं मिलेगा तो ये लोग बाकी खर्चा कहाँ से करेंगे? तो ओवर प्राइस इकोनॉमी है, कुछ नहीं है। और अब यूथ, अगर कोई 20 साल का, 22 साल का यूथ है, 24 साल का यूथ है, वो घर अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, वो कहाँ रहेगा वो? सो ऐसा देखा गया है कि 15 से 20% ऑफ यूथ हैव गॉन बैक टू द फैमिलीज लिविंग विद द पेरेंट्स। पहले क्या होता था? इफ यू स्टे इन द हाउस, वो पूछते थे अरे देयर इज सम प्रॉब्लम विद योर सन और डॉटर। अब तो पेरेंट्स आर ओपनिंग द हाउस, भाई आओ रहो घर में, जॉइंट फैमिलीज आर कमिंग बैक, शेयर्ड एक्सपेंसेस आर कमिंग बैक। ठीक है, तो ये ड्रास्टिक चेंज है। अमेरिकन जो ड्रीम जो बेची गई थी उसके लिए ड्रास्टिक चेंज है। और रियल एस्टेट लॉबी, अब देखिए मुझे बताइए,
जापान इनको देता था सस्ता लोन, आपने जापानीज इकोनॉमी को सस्ता लेन आप सर्विस नहीं कर पा रहे हो. So now what is happening is the Japanese are increasing interest rate because they're not getting the money back. There are foreclosures in America. मतलब ये 2008 का जो क्राइसिस हुआ था अमेरिका में जिससे पूरी दुनिया को फर्क पड़ा था, ये उसका स्टेरॉइड्स पे है, ये उसका 10 गुना ज्यादा होने वाला है. एवरग्रीन चाइना में कोलैप्स कर गया. फिर से मंदी का दौर जो है ये दुनिया को एक समय आके अमेरिकन इकोनॉमी से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, मतलब डॉलर करेंसी से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग भुगतते रहेंगे इनसे. अमेरिकन ज्यादा भुगतते हैं, हम लोग ज्यादा भुगतते हैं यहाँ पे. तो अमेरिकन इकोनॉमी को और रियल बनाने के लिए प्राइसेस ऊपर जाने वाले हैं यहाँ पे. देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर एनीबॉडी, नो ऑप्शन. और ये तो इकोनॉमिक्स के भी प्रिंसिपल्स नहीं है, हम तो अर्थशास्त्र के स्टूडेंट है, तो ये इकोनॉमिक्स का भी प्रिंसिपल नहीं, ये तो लॉजिक ही नहीं बैठ रहा है. ये तो कोई एक साधारण व्यक्ति समझ जाएगा ये नंबर्स. आदित्य जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण इश्यूज पर चर्चा करने के लिए और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर रोशनी डालने के लिए. दर्शकों से निवेदन है, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें. चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो, हमारा भी और आदित्य जी का भी, तो दोनों के चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें. उनके चैनल का नाम है सत्तोलॉजी. बहुत धन्यवाद. धन्यवाद. नमस्कार.